ठोक देंगे, गर्मी शांत कर देंगे। इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है ये खास एपिसोड। और इस एपिसोड में हमारे साथ फिर जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश सिंह साहब, जेपी सिंह साहब। लगातार अम्बेडकरनामा पर आप सुनते हैं। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने एक बड़ा दिलचस्प लेख लिखा था। एक दिन मैंने पढ़ के सुनाया था और एक लंबा लेख था, तो मैंने सोचा कि पढ़ने से बेहतर है कि उन्हीं की जुबानी सुने। और वो लेख है फर्जी इनकाउंटर को लेकर। बड़ा योगी सरकार ताल ठोक रही थी, ये अपराध मुक्त कर देंगे। कौन कौन से अपराधी से मुक्त कराया गया और कौन कौन से अपराधी सीना ठोक कर अपराध में संलिप्त हैं और योगी सरकार उनका कुछ नहीं कर पाई। तमाम मसले पर बात करेंगे हम जेपी सिंह साहब से। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जी बस चंगे हैं। उल्लेख अब आप ही बताएं, बड़ा दिलचस्प उल्लेख था। जी इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर पे अगर सरकार चली जाती है बीजेपी की, और किसी और कोई और सरकार बनती है, अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो फर्जी इनकाउंटर के सिलसिले में क्या योगी पर कार्रवाई हो सकती? देखिए, हमेशा हमारे सिस्टम में कार्यपालिका पर कार्रवाई होती है, विधायिका पर कार्रवाई। उनको अच्छा। संविधान की इम्यूनिटी मिली हुई है। अब अधिकतम होगा कि साहब चीफ सेक्रेटरी बुला करके हाजिर कर दिए जाएंगे। आपका बाबरी मस्जिद विध्वंस वाला जो मामला था वो अपवाद स्वरूप था, जब सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री को ही तलब कर लिया था, सीधे कल्याण सिंह को हलफनामा दिया था। नहीं, बाकी मामलों में जो भी विधायिका की गड़बड़ी होती है, सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, यही तलब किए जाते हैं। मुख्यमंत्री या संबंधित विभाग के मंत्री तलब नहीं किए जाते। संविधान में ये व्यवस्था है कि सदन के अंदर जो भी बातें कही गई हैं उस पर कोई मुकदमा नहीं चलता। उस पर अधिकतर हो सकता है कि विपक्ष या सत्ता पक्ष विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ले आए, जो कि आसुरी बहुमत में, अगर किसी पार्टी का आसुरी बहुमत है और दल बदल कानून की बाध्यता है कि व्हिप जारी हो जाता है तो उसके खिलाफ वो वोट नहीं दे सकता, तो वो उसमें उसी में कुचल करके दब करके रह जाता है। ये व्यवस्था नहीं है कि अगर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव हो तो उस पर व्हिप लागू नहीं होगा। ये व्यवस्था नहीं है कि अगर किसी भी जज साहब पर महाअभियोग का प्रस्ताव अगर लोकसभा मतलब संसद में पेश किया जाए तो उसमें व्हिप लागू नहीं होगा। तो व्हिप के आधार पर अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता से लोग बच जाते हैं। अब रहा पब्लिक डोमेन में इसका जो है वो उल्लेख करना कि ठोक देंगे, 10 तारीख के बाद गर्मी निकाल देंगे, लंगड़ा कर देंगे, बुलडोजर चला देंगे, ये शुद्ध रूप से धमकी है। लेकिन अब भी एक अंतर है। जहां राहुल गांधी ने आगे बढ़ करके पिछले 5 साल 7 साल से लगातार प्रधानमंत्री पर फ्रंट फुट से अटैक किया कि ये सूट बूट की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये अडानी अंबानी की सरकार है, प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। आज उन्होंने बनारस में कल कहा कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। मेरी सरकार आए ना आए, मैं चुनाव जीतूं ना जीतूं, लेकिन मैं आपके सामने झूठ नहीं बोल सकता कि 15 लाख आपके खाते में आएंगे। आप चाहे प्रसन्न हो इससे या प्रसन्न हो। प्रधानमंत्री किसी मुद्दे पर, उन्होंने तो कल यहां तक कहा कि वो जातिवाद के मुद्दे पर या धर्म के मुद्दे पर भी नहीं लड़ रहे हैं, वो सिर्फ झूठ के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। झूठ बोल बोल के लड़ रहे हैं। तमाम चीजों के बारे में झूठ का जो है झूठा बयान देते हैं, जो बाद में गलत साबित हो जाती है। लेकिन जो बात सार्वजनिक रूप से पब्लिक डोमेन में आ जाती है, उसमें बहुत से लोग जो दोबारा उसका जो झूठ पकड़ा जाता है और जो झूठ वाली बात आती है वो नहीं सुनते, इसलिए वो कही गई बात को ही सच मानते। तो इस तरह जो जैसे मुख्यमंत्री ने ठोक देंगे, गर्मी शांत कर देंगे, ये उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं कहा, ये दल विशेष और जरूर इशारा किया। उन्होंने कहा कि अपराधी नहीं सुधरेंगे,
अपराधियों को हम ठोक देंगे तो अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चला देंगे। अब अपराधी तो सभी में है, तो इसलिए इस पर सीधा सीधा मामला नहीं बनता। जैसे राहुल गांधी कई बार प्रधानमंत्री के बारे में बोलते हैं तो उनके खिलाफ बिहार से लेके महाराष्ट्र तक की अदालतों में मुकदमे दाखिल होने लगते हैं। कई मुकदमे उन पर चल भी रहे हैं इसी तरह बोलने के लिए। जब कि वो पब्लिक डोमेन में अगर उन्होंने बोला और प्रधानमंत्री के लिए बोला तो प्रधानमंत्री को उनके ऊपर मुकदमा करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं, उनके वो जो चेला चिलांडू है वो जो है उनके ऊपर मुकदमा दायर करते हैं और कोर्ट भी है कि उसका संज्ञान ले रही है। कई कोर्टें खारिज कर देती हैं, कई संज्ञान लेती हैं। तो ये जो मुख्यमंत्री जी हमारे हैं जो गर्मी शांत कर रहे हैं, जो ठोक दे रहे हैं, ये एक अस्पष्ट बोली में बोल रहे हैं। मतलब ये इनडायरेक्ट इशारा जरूर कर रहे हैं कि किसके लिए कह रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट उसको नहीं कह रहे हैं। अगर ये डायरेक्ट कहें कि हमारी सरकार बनेगी तो हम मुख्तार अंसारी को ठोक देंगे, हमारी सरकार बनेगी हम अतीक अहमद को ठोक देंगे, हमारी सरकार बनेगी हम विजय मिश्रा को ठोक देंगे, अगर डायरेक्ट कहें तो इस पर वो एफआईआर करा सकते हैं और इसका कोर्ट संज्ञान ले सकती है। अभी क्या है कि अभी जब आप इस तरह की बोली भाषा बोल रहे हैं जिसका संविधान में आपको कोई अधिकार नहीं है इस तरह की धमकी देने का, आप अधिकतम ये कह सकते हैं, आप तो इस तरह बोल रहे हैं जैसे कानून आप अपने हाथ में ले रहे हैं। और यहाँ तो कसाव को भी जो है पहले जब उसको तमाम गोली लगी थी तो पहले उसकी गोली की चोट ठीक की गई, उसको यही लोग कहते हैं कि जेल में बैठा के बिरयानी खिलाया जा रहा था। उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा चला, उसके बाद मुकदमा चलने के बाद उसको सजा हुई। आपके दिल्ली के संसद पर जब हमला हुआ था तो जो लोग भी पकड़े गए थे उनके ऊपर बाकायदे मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद उसमें प्रोफेसर जिलानी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो छूट भी गए और उसमें जो है अफजल गुरु को फांसी की सजा हुई, तब सजा हुई। यहाँ त्वरित या मौके पर ही सजा देने का प्रावधान कानून के शासन में नहीं होता। तो अब मुख्यमंत्री जी जिस तरह धमकी दे रहे हैं, अब उस धमकी को अगर देखते तो कसाव को तो तुरंत गोली मार देनी चाहिए थी, अफजल गुरु और जिलानी को तो तुरंत गोली मार देनी चाहिए थी। आपने इंदिरा गांधी की हत्या में देखा कि सतवंत सिंह को इतनी बुरी तरह गोलियां लगी थी खुद जवाबी कार्रवाई में कि उसको पहले वो एम्स में भर्ती करके उसकी सारी चोटें ठीक की गई और तब उसके ऊपर मुकदमा चला। मैंने बिना मुकदमा चलाए दंडित करने का प्रावधान कानून के शासन में नहीं है, इसलिए इसका संज्ञान कोर्ट को लेना चाहिए। और जो सिविल के लोग हैं, राजनीतिक दल भले इसमें कुछ ना करें क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि साहब इनके पार्टी में ज्यादा गुंडे हैं, ये अपने गुंडों को बचाने के लिए, लेकिन सिविल सोसाइटी में अगर कोई मुख्यमंत्री इस तरह कानून अपने हाथ में लेने की बात करता है तो सिविल सोसाइटी के लोगों को कोर्ट में जाना चाहिए, पीआईएल दाखिल करनी चाहिए कि क्या किसी मुख्यमंत्री को इस तरह की धमकी भरी भाषा बोलने का अधिकार संविधान ने दिया है, कानून के शासन ने दिया है, और कोर्ट को संज्ञान लेकर के इसके ऊपर निर्धारित करना चाहिए। देखिए अभी भी हेट स्पीच का मामला कोर्ट में है, ये भी एक प्रकार की हेट स्पीच ही है, सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट इस तरह के जो मामले हैं जो दूर मतलब का आपका दूरगामी प्रभाव डाल सकते हैं उन मामलों को लंबित रखे हुए, उनको डिसाइड नहीं करता। इसको डिसाइड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कल ही देख रहा था कि जो ईवीएम वाला मामला है, 20 लाख ईवीएम जो गायब है, वो अभी भी बॉम्बे हाई कोर्ट में लंबित है। जो आप 370 के आसपास है लोकसभा से, जहां का आपका आंकड़ा ईवीएम में वोट पड़ा, ईवीएम में वोट निकला, ये जो है ये क्या कहते हैं आपका जो है वो बराबर नहीं है। ये एडीआर ने दाखिल कर रखा है। अभी 2020 में भी उन्होंने एप्लीकेशन दाखिल की थी कि इसमें त्वरित सुनवाई हो, उसमें भी 4 हफ्ते का टाइम लगा और 2022 आ गया। अब सवाल इस कि रोज ही आप एप्लीकेशन देंगे क्या कोर्ट में कि आप हमारी सुनवाई कीजिए, आप हमारी सुनवाई कीजिए। और अगर चीफ जस्टिस साहब और जुडिशरी इतनी ही पाक साफ, इतनी ही ईमानदार है तो इन मुद्दों पर क्यों नहीं डिसाइड करती? वो सड़े पर जिसका शुद्ध रूप से राजनीतिक निहितार्थ है उस पर विचार करती है, लेकिन इस तरह के मामलों पर विचार नहीं करती जिसका दूरगामी प्रभाव हो सकता है। जो आपके जो है जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें जो व्याप्त सड़ांध है उसको दूर कर सकता है। आखिर इस पर संज्ञान उनको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? जब कि फर्जी मुठभेड़ को लेके आपका मानवाधिकार आयोग, आपका उच्चतम न्यायालय मतलब इतने दिशा निर्देश जारी कर दिया, हम नहीं मानेंगे आप क्या कर लेंगे, तो फिर ये कैसे डिसाइड होगा कि आप जो है कानून को मानिए? और या आप जो है जिस तरह
तमाम जब वो आपका संविधान में या कानून के शासन में तमाम अपराधों के लिए जगह नहीं है, तमाम अपराधों को जो है क्या कहते हैं परिभाषित नहीं किया गया, ये मान के चला गया है कि हमारी सिविल सोसाइटी इतनी सभ्य है कि जो लोग सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे वो इस तरह उसका मिसयूज नहीं करेंगे, वो मिसयूज हो रहा, तो इसको परिभाषित करने का समय आ गया है कि नहीं आ गया? डेफिनेटली। जब कोर्ट जहां नियम नहीं है, जैसे मिड डे मील है, मिड डे मील कोर्ट के आदेश से दिया जा रहा है, इस तरह तमाम चीजें हैं। मिड डे मील है कोर्ट के आदेश से दिया जा रहा है, ये सरकार के किसी कानूनी प्रावधान में नहीं है। तो कोर्ट इसमें क्यों नहीं जो है वो जब तक कानून नहीं बनता तब तक एक दिशा निर्देश निर्धारित करे, और उसके अलावा फिर जो है कहे सरकार से कि इसको आप 6 महीने में कानून बनाइए, नहीं कोर्ट कानून बना देगा। जब 141 में कोर्ट को इतने ज्यादा जो है विशेषाधिकार प्राप्त हैं, तो क्यों नहीं इसका इस्तेमाल करता है इन सब मतों में? क्यों? क्योंकि वहां भी राजनीति पूर्वाग्रह से ग्रस्त व्यक्ति हैं, वहां भी जो लोग वो तुरंत आरोप लगा देंगे कि साहब ये तो जो है वो लेफ्टिस्ट हैं, ये तो कम्युनिस्ट हैं, और बाकी ये तो आरोप है ही है कि तमाम लोग जो है वो आपके संतरा चड्डी वाले वहां पहुंच गए हैं, जो अपने जो है वो संतरा विचारधारा को प्रश्रय देते हैं। तो इस तरह मुख्यमंत्री का 28 करोड़ लोगों के आप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और आप इस तरह जो है संविधान और कानून के शासन के खिलाफ जो है वो क्या कहते हैं मतलब बोलते रहेंगे, इस तरह धमकी की भाषा में बोलते रहेंगे, मार देंगे, ठोक देंगे, गर्मी शांत कर देंगे। किसकी? बिना का मुकदमा चलाए, बिना सुनवाई उन्होंने, जिसका ये अभी गुणगान भी कर रहे हैं अपने अपने चुनावी सभाओं में कि दंगे में जो है वो हम वसूलेंगे दंगाइयों से पैसा, उसको बिना इन्होंने मुकदमा चलाए, बिना उनको सफाई दिए, तमाम उत्तर प्रदेश में लोगों पर जो है इन्होंने फाइन लगा दिया था। लेकिन वो जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने सब खारिज कर दिया, कहा बिना सुनवाई किए, बिना जो है मुकदमा चलाए आप जो है वो क्या कहते हैं किसी को भी दंडित नहीं कर सकते, पहले मुकदमा चलाइए, उनको सफाई का मौका दीजिए, तब अगर जुर्माना लगता हो आपके कानून के तहत तो आप जुर्माना लगाइए, वरना आप जुर्माना नहीं लगा सकते, आर्बिट्रेटरी आप जुर्माना नहीं लगा सकते। ये मुंह के बल गिरे सुप्रीम कोर्ट में, वो मामला फिर से वापस उत्तर प्रदेश में आ गया। अब एक एक केस में सुनवाई करें, गवाह पेश करें कि किसने नष्ट किया। अगर मान लीजिए कि रात में पुलिस ही नष्ट कर दे, और पुलिस नष्ट करके और 10 लोगों को फंसा दे कि आपने जो है इसको तोड़ा है, आदमी कैसे सफाई देगा? अगर और फिर आप उसके ऊपर सीधे फाइन लगा के आप जेल में भेज दें, तो आपके हिटलर की जेल में और आपकी जेल में क्या अंतर है? जहां कोई सुनवाई नहीं होती थी, सीधे पकड़ा कि आपकी विचारधारा वो है। अच्छा, स्टालिन के जो वो था आपका क्या कहते हैं आलू उखाड़ने वाला कैंप साइबेरिया वाला था, कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों और बड़े बड़े साइंटिस्टों जो भी उसकी राजनीतिक विचारधारा या उसका विरोध करते थे, या जिनके बारे में मालूम था कि ये जो है मतलब इनका विरोधी विचार है, उनको ले जाके वहां साइबेरिया के क्या कहते हैं खेतों में वो आलू की खेती करवाता था उनसे स्टालिन। ये क्या है? एक आदमी तो बुद्धिजीवी है, एक आदमी जो बौद्धिक है, एक आदमी जो साइंटिस्ट है, एक आदमी जो लेखक है, वो आलू के खेत में जाके काम करेगा, तो आप समझिए कि वो जो है क्या कहते हैं उसको जो ये मरण तुल्य कष्ट है या मरण तुल्य दंड है कि नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि जब आप संविधान और कानून के शासन की अवधारणा पर चलते हैं तो आपको उसी तरह आचरण करना पड़ेगा ना। आप लगातार, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या इनकी सरकार हो, यूएपीए ले आई, इन्होंने यूएपीए को और कड़ा किया, तो आप एक कानून लाए ना कि हम ऐसे लोगों को इस तरह जो है मतलब पकड़ेंगे या इस तरह उनके ऊपर मुकदमा चलाएंगे, तो भी मुकदमा चल रहा है ना, दंड तो नहीं मिल गया किसी को। आप तो सीधे सीधे दंड देने की बात कह रहे हैं, ठोक देंगे, ये कर देंगे। और एक कानून की धारा में, सीआरपीसी में एक प्रावधान है कि दौराने गिरफ्तारी पुलिस बल प्रयोग कर सकती है। अगर मान लीजिए किसी को आप गिरफ्तार करने गए, वहां भीड़ ने आपको घेर लिया, भीड़ ने हिंसा करने लगे, जिस आदमी पर गए उसने आप पर बंदूक तान लिया, तो आपको भी आत्मरक्षा में गोली चलाने का अधिकार है। लेकिन जो गोली चलाने का अधिकार है, उस अधिकार में सीने में गोली मारने का अधिकार नहीं है। उसमें है कि आप उसके जो है वो पैर में गोली मारिए, उसके आप हाथ में गोली मारिए, सीने में मार के हत्या कर देंगे, ये आपका सेल्फ डिफेंस एक्सीड माना जाता है। इसमें अगर ये प्रमाणित हो जाए तो 302 की सजा 304 में बदल जाती है कि आपने अपने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, लेकिन वो गोली जो है वो एक्सीड कर गया आपका सेल्फ डिफेंस। तो सेल्फ डिफेंस एक्सीड करने की आपको इजाजत नहीं है, लेकिन आप तो सीने में गोली मार रहे हैं, आप तो लंगड़ा कर रहे हैं पकड़ पकड़ करके।
हर थाने में मालूम है कि जो है क्या कहते हैं, पकड़ के लोग ले जाए जाते हैं और कहा जाता है भागो। उसके बाद आपने सोचा कि डायरेक्ट गोली मारेंगे, तो आपने पैर में गोली मारना शुरू कर दिया कि आदमी लंगड़ा हो जाए, अपराधी लंगड़ा हो जाए। सवाल इस बात का है कि अगर आप अपराध पर नियंत्रण नहीं कर सकते, अगर आप सजा नहीं दिलवा सकते, तो ये आपका फेल्योर है ना, कि दूसरे का फेल्योर है। आप अपने नेताओं को क्यों नहीं इस बात के लिए टीचिंग देते, सभी राजनीतिक दलों के लिए मैं कह रहा हूं, भाजपा ही नहीं, कि आप लोग कभी भी किसी अपराधी की पैरवी थाने में मत कीजिएगा। लेकिन जब आप अपराधी की पैरवी वोट कैप्चर करने के लिए, वोट लेने के लिए, जो आपके विरुद्ध है उसको धमकाने के लिए करेंगे, तो आपको उसके अपराध के लिए भी जो है आपको उसकी सिफारिश करनी पड़ेगी बचाने के लिए। आज तो अपराधी बाद में पकड़ के में आता है, थाने में फोन पहले ही घनघनाने लगता है। और तो थाने फोन, एसपी के यहाँ, एसएसपी के यहाँ, डीआईजी के यहाँ, आईजी के यहाँ, डीजीपी तक के यहाँ लोग जो है तुरंत फोन करने लगते हैं कि देखिए साहब वो गलत पकड़ ले गए या ये पकड़ ले गए। अरे भाई, गलत पकड़े या सही पकड़े, उसका एक प्रोसेस है, मुकदमा चलेगा, जो कोई बात होगी ना। आपने तो पहले ही छुड़ा दिया उनको। जो बात पूरे क्षेत्र को मालूम है कि ये अपराध इसने किया है, आपका जो न्याय प्रणाली है उस न्याय प्रणाली में है कि भले किया हो, लेकिन जब तक अदालत में आके गवाही देके उस पर दोष सिद्ध नहीं होगा, तब तक उसको दंडित नहीं किया जा सकता। और आपकी कानून की अवधारणा है कि भले 1 लाख आदमी, 1,000 आदमी छूट जाए, लेकिन एक भी बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। आपने जो नए नए कानून बनाए उसमें बेकसूरों की सजा है। आप 18 साल में नहीं तय कर पाते, आप नहीं सिद्ध कर पाते कि इस आदमी ने देशद्रोह या यूएपीए या मकोका या इस तरह का अपराध किया है। आप हत्या के मुकदमे में प्रोफेसर जिलानी जैसे लोगों को बंद करते हैं और आप गवाही नहीं दिला पाते कि हाँ प्रोफेसर जिलानी उसमें शामिल है। आपने अभी भीमा कोरे गांव में सारे बुद्धिजीवियों को जेल में बंद कर रखा है। सुधा भारद्वाज जमानत पे छूट के बाहर आ गई, तो इतने दिनों में बाहर रह के उन्होंने कौन सा देशद्रोह का काम किया। वरवर राव को मेडिकल जमानत मिली हुई है, वो बाहर हैं, उन्होंने कौन सा इतने दिन में, जितने दिन से मेडिकल में बाहर हैं, तो क्या वो जमानत पर बाहर रहते तो जो है वो क्या कहते हैं अपराध करने लगते, और फिर अपराध करते आप फिर पकड़ते। तो आप तो स्टालिन की तरह, आप तो हिटलर की तरह, जो आपका अधिनायकवाद है उसके तहत लोगों को कर रहे हैं, और नहीं तो आप ऊपर उस पर से भी आगे बढ़ गए। आपने किसी स्टेट में नहीं, आपने ममता बनर्जी को कभी सुना कि वो कहती हो कि ठोक देंगे, मार देंगे, गर्मी शांत कर देंगे। ममता बनर्जी तो बहुत फायर ब्रांड नेता मानी जाती हैं। तो योगी जी ही हैं। अब हालांकि जब से सपा ने शिकायत किया है इसकी चुनाव आयोग से, इस तरह जो है वो हम लोगों को इंगित करके इस तरह जो है प्रचार कर रहे हैं, और डायरेक्ट भी नहीं कहते, लेकिन हम लोगों को इंगित करके कर रहे हैं, तब से योगी जी की बोली भाषा थोड़ा बदल गई। अब वो डायरेक्ट ठोक दो, गर्मी शांत कर देंगे, ये बोली नहीं बोल रहे हैं। कल ही से वो जो है चंदौली और कई जगह उन्होंने मीटिंग की है, लेकिन उन्होंने ये बोली नहीं बोली कि मतलब ठोक देंगे, मार देंगे, गर्मी शांत कर देंगे, बुलडोजर खड़ा है। ये बोली हम इधर देख रहे हैं सोशल मीडिया पर जो उनके वीडियो आ रहे हैं, उसमें ये बोली नहीं सुनाई पड़ रही। उस पर आपने उन्होंने न्यायालय की शैली पे टिप्पणी की है, लेकिन अभी आपने जिक्र किया भी चुनाव आयोग का, तो क्या चुनाव आयोग का व्यवहार भी पक्षपातपूर्ण लगता है? चुनाव आयोग कठपुतली बन गया है सरकार की। इतनी बेशर्म जो है कठपुतली बनना, ये समझ लीजिए कि लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। चुनाव आयोग को आगे बढ़ करके, जब चुनाव जिस समय हो रहा उस समय जो भी गड़बड़ बोले, जो भी जो कहे, उस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। तो संज्ञान अगर, लेकिन इस बार एक आश्चर्यजनक बात आपको बताएं, इस बार जनता संज्ञान ले रही है। प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया कि हमारा नमक खा रहे हो तो नमक हलाली करो, मतलब हमको वोट दो, नमक खाए हो। लेकिन ये उल्टा पड़ गया, लोगों ने कहा कि हमारी सरकार, तुम हमको कोई फ्री में दे रहे हो क्या, हमारे टैक्स के पैसे से हमको दे रहे हो, कोई राजा हो क्या, जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि की सरकार है, राजा की सरकार नहीं है। हम असली मालिक हैं, तुम मालिक नहीं हो, जो तुम कुर्सी पर बैठ गए हो तो मालिक हो। कल बनारस में प्रधानमंत्री जी पलटी मार के बोले मुझसे गलती हो गई, मेरा आशय ये नहीं था कि नमक मेरा आप खा रहे हैं। अरे मैं आपका नमक खा रहा हूं, पलटी मार दिया। तो ये ये बात जनता सही के है। संज्ञान लेने की वजह से हुआ ना। 5 किलो राशन दे रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। आपके पिताजी ने जो है वो चाय बेच करके पैसा जमा किया है बैंक में, खजाने में, ताकि टैक्स के पैसे से आप जो है वो गुरु बने हुए हैं और बाकी लोग चेला बना के घूम रहे हैं। जिस दिन इस देश की जनता जान जाएगी कि हमारा वोट का अधिकार क्या है,
जिस दिन इस देश की जनता जान जाएगी कि 500 1000 रुपए में साड़ी में बिंदी में और तमाम मतलब दावत में या इसमें जो हमको खिला करके हमारा वोट लिया जा रहा है, जिस दिन ये जनता जान जाएगी कि हमको आस्था की चाशनी पिला के हमारा वोट लिया जा रहा है, जिस दिन जान जाएगी कि नहीं हमारा जो है ये अधिकार है और तो आप हमारी सरकार हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप राजा नहीं हम चुन रहे हैं, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव होने की सरकार है, तो आप हिडन एजेंडा इसमें नहीं चला सकते। आपको जो है हिडन एजेंडा चलाने के पहले हमसे पूछना पड़ेगा कि हम जो है ये हिडन एजेंडा चलाना चाहते हैं, चलाएं कि ना चलाएं। उस दिन असली लोकतंत्र आ जाएगा, जिससे ये सारे लोग बच रहे हैं। कल जो है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने बहुत सही ये बात कही कि आप जो है वो प्रतिनिधि चुनिए जो 5 साल आपका जवाबदेह हो, जिससे आप सवाल कर सकें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आप धर्म आस्था जाति के आधार पर जब चुनाव चुनते हैं, वो चुन के जाता है तो जानता है कि हम तो इस मुद्दे पर चुनाव जीते, वो कभी आपके मुद्दे पर आएगा ही नहीं। वो पार्लियामेंट में भी अगर सदस्य बना, अगर सरकार नहीं है तो सरकार का व्हिप की वजह से भोंपू बन जाएगा। वो लगातार डरता रहेगा कि हमारी सदस्यता जो है ना समाप्त हो जाए, वो सही बात उठाएगा नहीं। उसको मालूम है कि अगर विपक्ष सही बात उठा रहा है, हम इसका सहयोग करेंगे तो जो है क्या कहते हैं हमारी सदस्यता चली जाएगी व्हिप की वजह से, हम सही बात बोल नहीं सकते। तो सवाल इस बात का है कि जो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने कल बनारस में कहा, वो बहुत पहले से कहा जाना चाहिए था। ये विपक्ष को से ही कहा जाना चाहिए था, भले कांग्रेस की सरकार हो, कि आप हमारे जनप्रतिनिधि की हो, जनप्रतिनिधि की सरकार है। ये राजतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र है और जनप्रतिनिधि की सरकार है। इसमें हर जनप्रतिनिधि को बराबर का हक है। ठीक है, आपकी पार्टी ज्यादा जीती, आप प्रधानमंत्री बन गए, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद आप जो है वहां भारतवर्ष के राजाधिराज सम्राट अकबर या सम्राट अशोक नहीं बन गए। आपकी जवाबदेही है, आपके लोकसभा क्षेत्र में जवाबदेही है, आपके पूरे देश भर की लोग के जो है वो क्या कहते हैं जनता के प्रति जवाबदेही है। आप राजतंत्र नहीं है कि जो मन करे वो करिए। तो ये राजतंत्र की तरह बोल रहे, ठोक देंगे, मार देंगे, मतलब क्या कहें आपसे। बताया 28 करोड़ जनता के प्रतिनिधि हैं, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप इस तरह जो है गली कूचे के गुंडों की भाषा बोल रहे हैं, आप धमकी की भाषा बोल रहे हैं। ये जो है किसी भी संवैधानिक और लोकतंत्र में, संवैधानिक अवधारणा के देश और लोकतंत्र में क्या ऐसा संभव है कि आपने जिसको जनप्रतिनिधि के रूप में चुना और वो अपने बहुमत के आधार पर मुख्यमंत्री बन गया, वो गुंडे मवाली की भाषा बोले। आप क्यों नहीं बोलते अगर आपको अम्मा ने आपके दूध पिलाया कि हम मुख्तार अंसारी को जो है वो क्या कहते हैं ठोक देंगे, हम अतीक अहमद को ठोक देंगे। फिर ठोकने में भी आप ब्रजेश सिंह को नहीं ठोकेंगे क्योंकि वो आपके सजाती हैं, आप विनीत सिंह को नहीं ठोकेंगे, वो आपके सजाती हैं, आप राजा भैया को नहीं ठोकेंगे, वो आपके सजाती हैं, आप ब्रजभूषण शरण सिंह को नहीं ठोकेंगे, वो आपके सजाती हैं, आप अभय सिंह को नहीं ठोकेंगे जो कि सपा में है, आपके विपक्ष में है, लेकिन आपके सजाती हैं, तो आप उनको नहीं ठोकेंगे। आप जो है यहाँ विजय मिश्रा को इलाहाबाद में ठोकेंगे, लेकिन करवरिया ब्रदर्स को नहीं ठोकेंगे, जिनके घर की बहू इस समय आपकी एमएलए है और जो जिसमें उसके पति उदय भान आपके एमएलए थे बीजेपी के, और एक भाई बीएसपी से जो है वो क्या कहते हैं एमपी था, और एक भाई जो है विधान परिषद सदस्य था, और तीनों सपा विधायक की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास हो गया है। तो इलाहाबाद में कल्याणी देवी इलाका है, जिस इलाके में आप चले जाएं तो वहां अगर आपका मकान है तो आप बेच नहीं सकते बिना उनकी इच्छा के। बेचेंगे उन्हीं के आदमी को, उन्हीं के कोई ना कोई बेनामी ले लेगा आपका और मनमाने दाम पर लेगा। तो सवाल इस बात का है कि आप चीन चीन के कार्रवाई करेंगे। अब आप यही बता दीजिए कि राजा भैया और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आपने क्या किया। पीपी सिंह की सरकार थी या उन्होंने राजा भैया का जो तालाब है इनके पिताजी का उदय सिंह का, उस तालाब का वो टेक ओवर कर लिया था, इसलिए कि वो नजूल का तालाब है, सरकारी तालाब है। मायावती ने टेक ओवर कर लिया था और बीजेपी की सरकार आई तो तालाब पर फिर उनका कब्जा हो गया। प्रतापगढ़ में जो है शराब की फैक्ट्री जो है इनके जो है क्या कहते हैं ड्राइवर के यहाँ पकड़ी गई थी, जिसमें विदेशी शराब बनती थी, देसी नहीं, सारे ब्रांड की शराब, बड़ी बड़ी महंगी विदेशी शराब। क्या हुआ उसका? आबकारी विभाग ने आबकारी धारा लगा के मतलब दाखिल दफ्तर कर दिया। दूसरा कोई होता तो देशद्रोह का मुकदमा, यूएपीए सब लग जाता उसके ऊपर। तो सवाल इस बात का चीन चीन के आप कार्रवाई कर रहे हैं। आप जो बोली बोल रहे हैं तो क्या केवल आपका विजय मिश्रा, आपके मुख्तार अंसारी, अतीक, यही लोग जो है वो क्या कहते हैं माफिया है, और लोग माफिया नहीं है?
क्या बिकरू का विकास दुबे ही माफिया था और लोग माफिया नहीं थे? आप बिकरू के विकास दुबे के अगर मतलब मुठभेड़ के में इतने ज्यादा जो है मतलब सत्य आपने कहा, तो 3 किलोमीटर पहले पत्रकारों की गाड़ी क्यों रोक ली गई? और जिस आदमी को आप वहां से पकड़ के ला रहे हैं, जिसको 2 आदमी के बीच में बैठा रखा, वो अचानक क्या तो पेशाब करने के बहाने निकला और निकल करके जो है वो दरोगा की पिस्तौल भी छीन ली। अब समझ लीजिए बात, दरोगा जितने लापरवाह थे उनको तो नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिए, जिस दरोगा की पिस्तौल उसने छीनी थी। मैं अपराधियों को पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन मेरा कहना है कि जहां इतने बड़े बड़े आतंकवादी, जितने इतने बड़े बड़े देश के दुश्मन हमला करने वाले देश पर, चाहे वो संसद हो, चाहे वो बॉम्बे का जो है वो हो, उस पर जब आप उनको पहले ठीक करते हैं, बिरयानी खिलाते हैं, बिरयानी खिला के जब वो चुस्त दुरुस्त हो जाते हैं, तब उनके ऊपर आप मुकदमा चलाते हैं, फिर आप फांसी लगाते हैं। आप तत्काल ही गोली मार देते चौराहे पर खड़े होकर के, इंडिया गेट पर लगा कर। फिर कानून के शासन की अवधारणा तो आपकी खत्म हो जाती ना। तो जब आप कानून के शासन की अवधारणा पर चल रहे हैं, जब आप संविधान सर्वोपरि है कि चल रहे हैं, तो उसका पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर आप पालन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अक्षम है। जी सर, आपने लिखा है कि इनकाउंटर और फर्जी इनकाउंटर दोनों जी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। जी, ये आंकड़ा है सर एनसीबीआरपी का, जी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का है ना, जी एनसीआरबी, इसका आंकड़ा है जो हर साल वो जारी करते हैं। जी। उसके आधार पर हमने लिखा है, हमने कोई अपने से नहीं लिखा है, हमने उस आंकड़े को किया है। जो पार्लियामेंट में जो है, जो इनके मंत्रियों ने बताया है, उसको हमने कोट किया है। वो हम मेरा जी आंकड़ा नहीं। उसमें आता कि आप 0 पर हैं तो आपको 0 पर लिखा जाता। और ये आपका ही नहीं, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा भी उत्तर भारत में प्रदेश हो जहां आपके मुठभेड़ ना हुआ हो। सब जगह के बारे में उस आंकड़े में लिखा है। सब जगह की सरकारें और सब जगह का पुलिस तंत्र। आपने हैदराबाद ही देखा होगा कि एक महिला का जो है वो क्या कहते हैं बलात्कार हुआ। बलात्कार के पास पुलिस को ये इल्हाम हुआ कि ये 4 आदमियों ने जो है क्या कहते हैं वो किया होगा। उसका भी प्रमाणिक नहीं हुआ कि उन लोगों ने किया है कि नहीं। अब समझिए आप जरा। तो आपने सोचा कि हम पता नहीं दंड दिला पाएंगे कि नहीं, और अगर डीएनए टेस्ट हुआ उसमें नहीं निकला इन लोगों का, तो फिर हमको नए सिरे से आदमी ढूंढना पड़ेगा। और जो केस ब्लाइंड है उसमें आपके गोगिया पासा के जादू की तरह की ले गे करके जो है तो आप प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो उन्होंने बिना दोष सिद्ध हुए, बिना ये प्रमाणित हुए कि इन्होंने ही बलात्कार किया था, चारों लोगों को एनकाउंटर में ठोक दिया, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जिसकी जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने समयबद्ध कहा था, समय भी बढ़ाया, लेकिन अभी भी फाइनल जो है वो भी जांच चल रही है मुठभेड़ की। उसकी नहीं चल रही है कि उन 4 आदमियों ने उस लड़की के साथ बलात्कार किया था कि नहीं। वो संभवतः पशु चिकित्सक थी, उसके साथ बलात्कार किया कि नहीं, ये तो सदैव के लिए डूब गया। आपसे बता, तो कोई स्टेट ऐसा नहीं है कि जहां जो है मतलब इस तरह की सब चीजें ना हो कि लोगों को ले जाके फर्जी जो है ठोक दिया जाता, सरकार किसी की भी हो। इलाहाबाद में तो एक कोतवाली में जो है, प्रयागराज में एक जमाने में एक जो है इंस्पेक्टर साहब थे, जो कौआ मार, जिनको पुलिस डिपार्टमेंट में ही कहा जाता था। उन्होंने यहाँ रामबाग रेलवे स्टेशन के पास एक होटल को जो है 2 फ्लोर कब्जा कर लिया था, और उस पर जो है पकड़ को रखते थे। पकड़ समझ गया, जैसे जो डाकू पकड़ते हैं वसूली के लिए, फिरौती के लिए, तो उसको पकड़ को रखते थे। कभी किसी को जो है कंपनी बाग के जो है आसपास, कभी किसी को कहीं, जो है आए दिन ठोक देते थे। राधे श्याम त्रिवेदी नाम था उनका, दरोगा जी का। उनको कौआ मार इंस्पेक्टर कहा जाता था। तमाम फिर जांच होने लगी। तो मुठभेड़ तो, अब असली मुठभेड़ तो उत्तर प्रदेश में जो है निर्भय डाकू का हुआ था, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है पसीने पसीने हो गई 3 दिन तक। ये जो ब्रिजलाल जो है उस समय एडीजी कानून व्यवस्था थे, मायावती जी का शासन था, ये मालूम है हाँफ रहे हैं, आपसे बता रहे हैं। 3 दिन चला था, आप समझ लीजिए। वो इस मकान से उस मकान, उस मकान से उस मकान कूदता चल रहा था। निर्भय गुजर नाम था उसका। तो एक तो अच्छा वो लाइव कवरेज हो रहा था। अब एक मुठभेड़ करने के खेत में ले गए, पैर पे गोली मार दिया। अच्छा, और इनका मोटो ऑपरेंडी एक और है, ये कोई योजना बना रहे थे। ये जेपी सिंह को जो है वो मारना चाहते थे, तब तक हम लोग पहुंच गए। और पहुंचने के बाद जब हम लोग दोनों तरफ से चलते गोलाबारी हुई, तो उस गोलाबारी में उसके पैर पे गोली लगी, 3 आदमी के गोली लगी और 2 आदमी भाग गए। उस जब चारों ओर से घेर रखा था, तो 2 आदमी कहां से भागे, बॉस आप हमको यही बता दीजिए।
ठीक सब में समय पर, यही लिखा जाता है। हाँ ठीक समय पर ये कूद जाते हैं आप, पकड़ेंगे हाँ। चित्रकूट में। तो चित्रकूट में अगर आपने पकड़ा तो कानून आपका यह है कि आप वहां जा करके कोर्ट में उनका ट्रांजिट रिमांड लीजिए। हम्म। ये ट्रांजिट रिमांड नहीं लेते, क्योंकि ट्रांजिट रिमांड लेंगे तो उसमें वहीं उसका मेडिकल होगा। फिर आप जब इलाहाबाद में अगर प्रयागराज का मामला है तो यहाँ लाएंगे, तो यहाँ जब पुलिस लाइन में आमद कराएंगे तब भी उसका मेडिकल होगा कोर्ट में पेश करने के पहले। फिर आप कोर्ट में पेश करेंगे तो कोर्ट तय करेगी कि आपको रिमांड में दें या उसको जो है वो जुडिशियल कस्टडी में पहले भेज दें, फिर आपके एप्लीकेशन पर विचार करें आपको रिमांड में दें कि नहीं दें। और ऐसे जब पकड़ के लाते हैं तो बिकरू कांड जैसा हो, अगर इसको वहां ट्रांजिट रिमांड से लिए होते विकास दुबे को उज्जैन में, तो ये हम्म। मुठभेड़ नहीं कर सकते थे। अब इस पर कोई नहीं सवाल उठाता कि ट्रांजिट रिमांड में जो है वो क्या कहते हैं कि बिना लिए कैसे ही लेके चले आए, किस आधार पर लेके चले आए। ये कानून के शासन की अवधारणा की जो है मतलब अवहेलना है कि बिना ट्रांजिट रिमांड लिए आप किसी को कहीं से गिरफ्तार करके लेके चले आते हैं। हम्म। फिर अजीब संविधान है हमारा, आप पूछताछ के लिए उनको हिरासत में लेते हैं कि मतलब आप अपने जो पुलिस कस्टडी में लेते हैं। आपका संविधान कहता है कि आर्टिकल 21 में है कि आप जो है अपने खिलाफ गवाही देने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते। हम्म। तो आप अगर हमको हमारे खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, तो आप जो हमारा रिमांड लेते हैं वो हम अपने ही खिलाफ तो गवाही दे रहे होते हैं। हम्म। किस बात के लिए रिमांड फिर लेते हैं या किस बात के लिए ये लोग रिमांड देते हैं? हम अपने ही खिलाफ तो गवाही दे रहे होते हैं ना अगर रिमांड पर हम गए तो। जी। तो आप संविधान का तो सीधा उल्लंघन यही कर रहे हैं। इस पर जो सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए कि संविधान की जो ये सेक्शन 21 की अवधारणा है कि आप अपने खिलाफ गवाही नहीं देने के लिए बाध्य नहीं किए जा सकते, तो इसीलिए आपकी स्वीकारोक्ति अदालत में स्वीकार नहीं है। आपने पुलिस के सामने चाहे जो स्वीकार कर लिया वो अदालत में स्वीकार्य नहीं है। इसीलिए क्यों? क्योंकि आपके सामने जो भी हमने स्टेटमेंट दिया उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम्म। हम्म। तो आप टार्चर करके इसलिए लेते हैं कि टार्चर करके लेके आप अपनी पीठ थपथपा लें कि हमने तो जो है हल कर दिया, अब बाकी कोर्ट वाले छोड़ दें तो फिर जज साहब दोषी हैं या जज साहब करप्ट हैं, जो लोअर कोर्ट की जुडिशियरी है। आप सुप्रीम कोर्ट आए दिन लोअर कोर्ट पर जो है जमानत पर वो करता है कि आपने जमानत में जो है वो क्या कहते हैं ये गड़बड़ कर दिया, जमानत में वो गड़बड़ कर दिया, आपने जमानत क्यों नहीं दिया। अब अगर जो है किसी जघन्य मामले में लोअर जुडिशियरी का जो है वो जज जो है वो आपका सेशन जज अगर जमानत दे देता है तो उसके जो है उसका जो है स्क्रूटनी होने लगती है कि इसने जो है वो किसी कंसिडरेशन में दिया है कि इसने मेरिट में दिया है। मैंने हर आदमी पर अविश्वास कर रहा है आज, और जनता का हम्म। विश्वास इस तरह है कि आपकी विश्वसनीयता ही समाप्त हो गई। जी। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, 7वें चरण के चुनाव प्रचार का, और 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म। कल सर उत्तर प्रदेश चुनाव के 7वें चरण पर कल हम लोग चर्चा करेंगे, नहीं, और उसके बाद 10। आज भी कुछ जी। सुन लीजिए। देखिए जी। बलिया पिछले चरण में चुनाव हो गया है, जी। गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ में 7वें चरण में चुनाव होने जा रहा है। जी। और लेटेस्ट लोगों से बात करने के बाद खबर यह है कि बलिया, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर में अगर भाजपा का खाता भी खुल जाए तो आप आश्चर्य करिएगा। इतना अच्छा, विस्तार से कल। इनका इतना जबरदस्त माहौल खराब है। दूसरी बात, कल मोदी जी ने आपका रोड शो किया बनारस में, जिसके बारे में बनारसी कह रहे हैं कि बाहर से आए हुए लोग इनके रोड शो में थे, जो जगह जगह माला पहना रहे थे, फूल डाल रहे थे, ये इवेंट था। अखिलेश यादव ने अचानक रात में रोड शो कर दिया कल, और अखिलेश यादव चूंकि सरकार में नहीं है तो विपक्ष में है। इनके रोड शो में रात में इतनी अभूतपूर्व भीड़ हुई कि उसने दिन के जो मोदी जी के रोड शो पर जो है पानी फेर दिया। नतीजा है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं इस समय हो सकता है कि मोदी जी का तीसरा रोड शो या तो समाप्त हो गया हो या अभी चल रहा हो, क्योंकि 6 बजे शाम तक का समय है। अगर बनारस में 8 सीटों में 6 सीटें बड़ी खतरनाक हैं, जहां मतलब लग रहा है कि मतलब इनका खाता मुश्किल शायद खुले अब की बार, उनमें एक शहर दक्षिणी की सीट है जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर है।
मंदिर में नीलकंठ तिवारी एक मंत्री हैं जो चुनाव लड़े थे, वही लड़ रहे हैं। वो घर घर घूम माफी मांग रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने कुछ नहीं किया। और वहां जो मंदिर के पुजारी के पुत्र हैं कोई दीक्षित जी, वो सपा से खड़े हैं। वो समझ लीजिए कि वो मतलब अभी तक की जो स्थिति है उसमें वो अभी अगर चुनाव हो जाए तो अभी चुनाव जीत रहे हैं। परसों सवेरे बैलेट बक्से में क्या बंद होगा ईवीएम में, ये हम नहीं बता सकते। अगर बनारस में 6 में 8 में 6 सीट बीजेपी हार जाती, 5 भी हार जाती है, और उसमें अगर शहर दक्षिण का जिसमें बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, जहां इन्होंने सो कॉल्ड 5 स्टार 7 स्टार कॉरिडोर बनवाया है, विश्वनाथ कॉरिडोर, अगर वहां ये चुनाव हार जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप अभी से मान के चलिए कि 2024 का चुनाव बनारस से इनके लिए जीतना लोहे के चने चबाने के बराबर होगा, अगर ये जी। शहर दक्षिण हार जाते हैं। ये लेटेस्ट कल पोजीशन। विस्तार कल विस्तार से खाली 7वें चरण पे ही चर्चा हुई, कल चुनाव के एक दिन पहले। दोस्तों, जेपी सिंह साहब है, मैं जब ये बोलते हैं मैं चुपचाप सुनता रहता हूँ, बीच में टोक टाक नहीं करता। पूरा वीडियो सुनिएगा और शेयर करते रहिए। कल इनसे फिर मुलाकात करता हूँ उत्तर प्रदेश चुनाव विशेष पर। शुक्रिया की वॉचिंग एंड शेयरिंग सब्सक्राइबिंग। फिर मिलता हूँ जल्दी आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर।